हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपीपीसीएस वन चैनल लेकर आ रहा है आपके लिए करंट अफेयर सीरीज। और ये करंट अफेयर जो बेस्ड है ये है आपके घटना चक्र की जो आई एनुअल कंपाइलेशन है उसके ऊपर। हमारे कुछ 4-5 वीडियोस आ चुके हैं, लगातार इसी तरह आते रहेंगे और सारा पोर्शन जो है हम इसका एक एक पेज आपका पूरा कवर करा देंगे। बिना किसी आप हम दूसरी चीज के बारे में बात करते हुए हम सीधा चलते हैं अपने डिस्कशन पर। उससे पहले बस 1 मिनट ये कि घटना चक्र की जो हम ये मैगजीन है हम इसको यूज कर रहे हैं। हम ना तो इसका पीडीएफ शेयर करते हैं और ना ही हम ये बच्चों से कहते हैं कि आप आपस में शेयर कीजिए। आप जाइए दुकान से इसकी किताब को खरीदिए और पढ़िए। दोनों मीडियम में अवेलेबल है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। ठीक है। पहला जो आज का हमारा जो पहली न्यूज है, ये टॉपिक है हमारा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अपडेट है उसके ऊपर। पहला है भारत का 24वां परमाणु ऊर्जा संयंत्र। गुजरात में ककरापार एक जगह है, ककरापार में एटॉमिक पावर स्टेशन बना है जो कि भारत का 24वां एटॉमिक पावर स्टेशन है। 700 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है। इससे पहले जो दूसरा है, टोटल हमारे पास जैसे मैंने बताया कि 24 है और जो टोटल हमारी जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो है 8080 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी, जो लगभग टोटल एनर्जी का लगभग 3% के करीब है। ये आपकी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा जो आपका ककरा पार है, एक और नाम है जो अभी न्यूज में रहा था हाल फिलहाल, उसका नाम है रावत भाटा। रावत भाटा है आपके राजस्थान में। वहां पे भी 700 मेगावाट का रिएक्टर को किया गया है। और बेसिकली क्या है ना, ये बन तो पहले भी गया जाते हैं, अब कुछ कुछ नई यूनिट उसमें ऐड हो रही हैं। और दूसरा क्या है कि एक चीज बोलते हैं क्रिटिकलिटी, यानी कि जैसे इसकी 700 मेगावाट की कैपेसिटी है तो पहले ये स्टार्ट करेगा 200 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, फिर 300 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना। जब ये कंप्लीट पर आ जाता है तो उसे बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट पे पहुंचना। तो ये आपका है, यहाँ पे यही सारी कहानी है कि इसके इतने यहाँ पे 3 यूनिट है, 4 यूनिट है और इसने फिर आगे का बताया है। तो उस चीज़ पे हम ज़्यादा बहस नहीं करते हैं, हम सीधा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको देखते हैं। जैसे यहाँ इसने बताया है वर्तमान में भारत की कुल नाभिकीय ऊर्जा क्षमता बढ़कर 8080 मेगावाट तक पहुंच गई है, जो मैंने आपको बताया है, जो लगभग 3% के करीब है। और इसमें जो देखिए जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है न्यूक्लियर फिशन। एक है न्यूक्लियर फिशन और एक है न्यूक्लियर फ्यूजन। जो फिशन है वो एटॉमिक बम में यूज होता है और जो फ्यूजन है वो आपका हाइड्रोजन बम में यूज होता है। फिशन में क्या है, एक बड़ा नाभिक के जो एक बड़ा एलिमेंट है उसके ऊपर न्यूट्रॉन को बम्बार्ड कराते हैं और वो टूटेगा। और जो बेसिक है प्रिंसिपल वो ये कि जो आइंस्टाइन की थ्योरी थी इज इक्वल टू mc², ये आपका मास जब कन्वर्ट होता है तो उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी बेसिकली उससे, इस वाली इक्वेशन को आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है न्यूक्लियर पावर एनर्जी। तो आपका चाहे तो आप न्यूक्लियर बॉम्ब कहें या आपका न्यूक्लियर बॉम्ब में होता है अनकंट्रोल्ड और जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वहां होता है कंट्रोल्ड फिशन चेन रिएक्शन आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट में, क्योंकि अगर अनकंट्रोल्ड हो गया तो वहां ब्लास्ट हो जाएगा, जैसा कि चेरनोबिल में हुआ था। चेरनोबिल जो उस टाइम में यूएसएसआर का पार्ट था, वहां पर एक आपका जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसमें ब्लास्ट हुआ था और उसकी वजह क्या थी कि अनकंट्रोल्ड वहां पर रिएक्शन स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। यहां तक देखिए, अब मैंने एक आपको बताया रावत भाटा ज्ञातव्य है कि राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन रैप्स की इकाई 7वीं, भारत का तीसरा स्वदेशी 700 मेगावाट क्षमता का प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है। यह रिएक्टर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के रावत भाटा में स्थित है। रावत भाटा आपका राजस्थान और ककरापार आपका गुजरात। अब ये तो चीजें हो गई, अब मैं आपको एक चीज थोड़ी सी अलग से बताने की कोशिश करता हूं। अलग से बताने की चीज ये है, इंडिया जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, देखिए जो बोल रहा हूं उसको सुनिए, अगर राइटिंग समझ में भी ना आए तो उसके लिए बहुत बहुत माफी चाहता हूं, बट जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। बेसिकली क्या है, जो बेसिक फ्यूल हमारा यूज हो रहा है वो है यूरेनियम। यूरेनियम की इंडिया में है स्कार्सिटी, यानी कि बहुत कमी। इंडिया में जो बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है उसका नाम है थोरियम। लेकिन थोरियम को हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसको डायरेक्ट यूज कर सकें।
क्या कर सके, डायरेक्ट उसको यूज कर सके और उससे हम न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस कर सके। तो ऐसा मैकेनिज्म डेवलप किया जा रहा है जिसमें थोरियम को यूज किया जा सके। उस तक पहुंचने के लिए इंडिया का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है इसको 3 स्टेज में डिवाइड किया गया है। पहला स्टेज, फर्स्ट, सेकंड और आपका थर्ड। जो फर्स्ट है, फर्स्ट इसको बोलते हैं प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। सेकंड जो है उसको बोलते हैं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। और जो तीसरा है इसको बोलते हैं एडवांस्ड हैवी वाटर रिएक्टर, एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर। ये बस बेसिक कॉन्सेप्ट है, इतना ज़्यादा डिटेल में ना ही आपसे पूछेंगे, ना ही आपको बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत है। बस थोड़ी सी एक चीज़ देख लीजिए, जो यहाँ पे फ्यूल है, अगर मैं इस क्वेश्चन को टफ बनाऊंगा तो मैं ऐसे बनाऊंगा, यहाँ पर आपका नेचुरल यूरेनियम, नेचुरल यूरेनियम यहाँ पर यूज होता है। और यहाँ पर आपका क्या है, प्लूटोनियम, प्लूटोनियम। और यहाँ पर क्या है आपका थोरियम, थोरियम को कन्वर्ट कर देते हैं यूरेनियम 233 में। तो बेसिकली क्या है, इंडिया का जो प्रोग्राम है वो है आपका न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम। 3 स्टेजेस में है। पहले जो है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है, दूसरा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, तीसरा एडवांस्ड हैवी वाटर रिएक्टर है। और इसमें नेचुरल यूरेनियम यूज होता है, इसमें फ्यूल के तौर पे प्लूटोनियम यूज होता है, इसमें फ्यूल के तौर पे थोरियम यूज होता है। थोरियम को यूरेनियम में कन्वर्ट किया जाता है और तब उसे यूज किया जाता है। अब यहाँ पर एक चीज और है जो इसमें थोड़ी सी और इंपॉर्टेंट बनती है। एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में तो बोलते हैं कूलेंट और मॉडरेटर। कूलेंट वो होता है जो ठंडा करने के लिए होता है, और मॉडरेटर वो होता है जो स्पीड को कंट्रोल करने के लिए होता है। बाकी हिंदी वाला नाम मैं आपको देखकर बताऊंगा। एक चीज है जिसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, या फिर आपका जो हैवी वाटर है, हैवी वाटर जो है वो आपका कूलेंट का भी काम करता है, और आपका कूलेंट और दूसरी चीज क्या है, मॉडरेटर का भी काम करता है। हैवी वाटर जो है D2O, जैसे H2O है इसी तरह से D2O ये आपका हैवी वाटर है। तो ये आपका कूलेंट एज वेल एज मॉडरेटर की तरह काम करता है। और भी चीज है जैसे कि बेरिलियम हो गया, जैसे कि आपका ग्रेफाइट है जो मॉडरेटर के तौर पे काम करते हैं। तो इस तरह से हम इसे देखते हैं। अगर मैं जैसे थोड़ा सा और आपको टफ करना चाहूं तो मैं कहूंगा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है, यहाँ कौन सा मॉडरेटर होता है या यहाँ कौन सा, तो यहाँ मॉडरेटर यूज नहीं होता है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में। ठीक, बस इतना ही मुझे यहाँ पर बताना था, ज़्यादा बताने की गुंजाइश है नहीं क्योंकि टाइम की हमारे पास कमी है। थोड़ा सा बस इस चीज़ को आप लोग देख लीजिएगा। ये किया हमने। अब हम जाते हैं बैक साइड पर। बैक साइड में ये हमने बता दिया। अब इसके जो आगे है वो है एरावत। एरावत है भारत का द्वितम सुपर कंप्यूटर। द्वितम सुपर कंप्यूटर जो है यानी कि फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर जो है आज के टाइम में इंडिया का जो है वो है एरावत। अगर पूरी दुनिया के टाइम में देखा जाए तो वो है फ्रंटियर। फ्रंटियर कहाँ का है, आपका अमेरिका का है। और इसकी जो यूनिट होती है, इसकी जो यूनिट है बेसिकली वो है पेटाफ्लॉप। पेटाफ्लॉप यानी कि कितने पेटा, पेटा एक यूनिट है कि कितने यूनिट ऑफ ऑपरेशन 1 सेकंड में करता है। तो पेटाफ्लॉप थी, लेकिन अमेरिका का जो फ्रंटियर है ये पेटा से भी आगे बढ़ गया है, जिसको अब नाम दिया गया है एक्सा स्केल पर। एक्सा स्केल वाला ये पहला है, यानी कि 1000 जो पेटा है उससे भी ये ऊपर। अब देखिए यहाँ पर 1.206 एक्साफ्लॉप्स ये करता है, और ये दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर है जो इस पर पहुंचा है। इसके अलावा दूसरे भी हैं, जैसे कि एक अल कैपिटन है और एक है अरोरा। अल कैपिटन भी आपका यूएसए का ही है। अब यहाँ इस लिस्ट में जो है एरावत, ये लिस्ट निकालते हैं सुपर कंप्यूटर की लिस्ट। इस लिस्ट में इंडिया का जो सुपर कंप्यूटर है वो कौन सा है। नंबर 1 है आपका एरावत। पहले तो हम यहाँ ये देख लेते हैं जो दुनिया के सबसे तेज हैं, जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे मैंने बताया था पेटाफ्लॉप, तो पेटाफ्लॉप में 1000 से ऊपर पहुंचने वाला सबसे पहले था फ्रंटियर। अब उसके बाद अरोरा भी आ गया है। यहाँ एक नाम नहीं दिया गया है जिसका नाम है अल कैपिटन, ELCAPITON, अल कैपिटन वो भी है। तो फ्रंटियर, अरोरा, फिर ईगल, फुकागो एंड लूमी। आप बस यहाँ पे ये 2 नाम याद रखिए। तीसरा ये देखिए कि भारत के जो टॉप 500 हैं, भारत के उसमें 4 हैं, और वो कौन कौन से हैं। पहला जो सीडेक पुणे में स्थापित एरावत। एरावत जो है हमारा वो AI बेस्ड है, और वो हमारा कहाँ है, पुणे। पुणे में कौन सी जगह, सीडेक जो है, सीडेक में
वहां पर है आपका इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, और ये 110वें स्थान पर है। इसकी स्पीड कितनी है? 8.5, और जो फास्टेस्ट है उसकी कितनी है? 1006, यानी 1206 है, और हमारी कितनी है? 8.50 पेटाफ्लॉप। दूसरा नंबर जो है आपका, दूसरे नंबर पर है ये जो एरावत है, इसको डेवलप किया गया है नेशनल प्रोग्राम ऑन एआई के तहत। कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर राष्ट्रीय प्रोग्राम जो है उसके अंडर इसको डेवलप किया गया है। एरावत से पहले हमारा जो फास्टेस्ट था वो था परम सिद्धि। ठीक, तो अब हम देखते हैं यहाँ पर एरावत हमारा हो गया। इसकी फुल फॉर्म क्या है एरावत की? एआई रिसर्च एनालिसिस एंड नॉलेज एसिमिलेशन, इसका पूरी जो फुल फॉर्म है का नाम दिया गया। सीडेक पुणे में स्थापित। परम सिद्धि भी जो है वो पुणे में ही था सीडेक में, और वो है आपका टॉप 500 में, उसको 185वां स्थान है। पेटाफ्लॉप इतना है, इतना ज्यादा पेटाफ्लॉप नहीं पूछेगा, बस पूछ लेगा इंडिया का फास्टेस्ट कौन सा है, वो है एरावत। दुनिया का फास्टेस्ट कौन सा है, वो है आपका फ्रंटियर। उसका स्कोर जो है 1206 पेटाफ्लॉप है, और हमारा जो है वो है 8.50। ठीक, अब इसके आगे हम चलते हैं तीसरे नंबर पर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेट्रोलॉजिकल, जो वो भी पुणे में है, और वहां पर जो सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है प्रत्युष, और वो भी कितना है आपका 230वीं रैंक है उसकी ऑल ओवर वर्ल्ड में। और फिर एक है नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, ये सेंटर नोएडा में है। ये आप हेडक्वार्टर के तौर पे याद रखिए। यूपी पीसीएस के हाल फिलहाल में जो एग्जाम हुए हैं, जैसे नर्स या आयुर्वेदिक वाला, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन वहां इसकी क्रोनोलॉजी पूछी गई थी। आईआईटीएम जो है, आईआईटीएम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी के, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? और नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये नोएडा में है। और यहाँ पर जो है आपका सुपर कंप्यूटर, उसका नाम है मिहिर, और उसको 388वीं रैंक प्राप्त हुई है। इतना ही था यहाँ पर। अब जो बाकी इंडिया के और जो सुपर कंप्यूटर हैं, इतना ज़्यादा देखिए पढ़ना, ऑब्वियसली किताब वाले क्या करते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देनी है कि कहीं इससे बाहर ना आ जाए। क्वेश्चन हो सकता है कि बहुत टफ भी हो जाए, हो सकता है यहाँ से मैं पूछ लूँ कि परम गंगा कहाँ है, लेकिन हमें एक लॉजिक के हिसाब से चलना है। दुनिया का सबसे फास्टेस्ट, इंडिया के टॉप फास्टेस्ट। ठीक, अब हम इस पे एक नज़र इस तरह से देख लेंगे कि कौन कौन सा सुपर कंप्यूटर कहाँ पर है। तो ये अगर मैं आपको बताऊं तो टाइम बहुत ज़्यादा होगा। सीधी सी लाइन है, आपको पढ़ना है, 2-3 बार देखेंगे, हो सकता है क्रोनोलॉजी आपके दिमाग में एक इमेज बन जाए, और हो सकता है आप इसे सही कर दें। ठीक, विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली एमआरआई से मानव मस्तिष्क की छवियों का अनावरण। बस यहाँ पर क्या चीज़ याद रखनी है, उस मशीन का नाम ISEULT, आईसेल्ट मशीन का नाम है। और अब जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये किसने बनाया है? फ्रांस की एक कंपनी है, यानी फ्रांस में है। तो इंपॉर्टेंट। तीसरा ये कि जो ये नापती है एमआरआई जो होती है, वो किस यूनिट में नापता है? तो टेस्ला होता है। तो जनरली यहाँ पर क्या है, जो नॉर्मल मशीन होती हैं उनकी यूनिट तो होती है 1.5 से लेकर, नॉर्मली जो मशीन होती हैं नॉर्मल मशीन उनकी होती है 1.5 से लेकर 3 टेस्ला तक उनकी यूनिट होती है, यानी कि कैपेसिटी होती है। और जो इसकी कैपेसिटी है, इसकी कैपेसिटी कोई लगभग मेरे ख्याल से 13 है, 13 टेस्ला। मैं देख लेता हूँ एक बार, कुछ भी गलत बोलने से बेहतर है कि एक बार देख लिया जाए। 13 नहीं, 11.7। कितना है? 11.7 टेस्ला है। और नॉर्मली मशीन की कितनी है? 1.5 to 3 टेस्ला। अब ऑब्वियसली बात है, जब मशीन अच्छी है, एमआरआई अच्छी है, तो भाई स्कैनिंग अच्छे से होगी, स्कैनिंग अच्छे से होगी तो बीमारी का सही से पता लगेगा, बीमारी का सही से पता लगेगा तो एग्जैक्टली पिन पॉइंट करा जा सकेगा, एग्जैक्टली पिन पॉइंट करा जा सकेगा तो इलाज ठीक से होगा। टेक्नोलॉजी की तो यही बात है, इस पर तो ज़्यादा बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, इससे ज़्यादा इसमें जानने की आपको ज़रूरत है नहीं। अब देखिए लिखा रहेगा कि आगे आप ये बीमारी के बारे में जान सकते हैं। भाई ऑब्वियसली जो दिमाग से रिलेटेड बीमारी, अल्जाइमर है आपका, और फिर आपका पार्किंसन है, ये सारी डिजीजेज हैं जो आपके न्यूरो जनरेटिव डिजीजेज या न्यूरो जनरेटिव डिसऑर्डर इन्हें बोलते हैं, उनका बेहतर तरीके से पता लगाएगा। और जब पता लगेगा किसी भी चीज़ का, तो बेहतर तरीके से इलाज हो सकेगा। तो ये सारी कहानी यहाँ ऊपर इसमें है। एमआरआई ये है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एमआरआई नॉन इन्वेजिव इमेजिंग टेक्नोलॉजी है, 3 डायमेंशनल फिगर दिखाता है। एमआरआई एक प्रकार का स्कैनर है, चुंबकीय एवं रेडियो तरंगों का उपयोग करके चित्र बनाता है। किसका?
आपका ये चीज आप याद रखिए, किस चीज का, चुंबकत्व, मैग्नेटिक एंड रेडियो तरंगों का उपयोग करके एक चित्र बनाता है। ठीक, इसके आगे दक्षिण पूर्व एशिया की प्रथम हाई स्पीड रेल का अनावरण। जो हाई स्पीड जिसे हम बोलते हैं, जैसे हमारे यहाँ भी बात हो रही है कि मुंबई से अहमदाबाद के लिए हमारी एक हाई स्पीड रेल होगी। अब लेकिन ये बनी है कहाँ पर, ये बनी है आपकी इंडोनेशिया में। पहली जो सबसे पहले दक्षिण साउथ ईस्ट एशिया की, वो बनी है आपकी कहाँ, इंडोनेशिया में। उसका नाम क्या है, नाम इंपॉर्टेंट है, वूश, WHOOSH, वूश नाम दिया गया है। और वूश का पूर्वकरण क्या है, वाक्तु हेमत ओपेरासी ऑप्टिमल सिस्टम हेबर्ट। तो ये जो है आपकी फास्ट जो ट्रेन है, हाई स्पीड ट्रेन, वो है वूश नाम है, कहाँ है, इंडोनेशिया में है। अब ये देखना है ये किसकी मदद से बनी है, इसकी स्पीड कितनी है, स्पीड है 350 किलोमीटर। और ये जोड़ती किसको है, जकार्ता को पश्चिमी जावा प्रांत की जो राजधानी है वाडुंग शहर से जोड़ती है। अब जो मुझे यहाँ थोड़ा सा टफ चीज लगी मुझे, वो ये, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए साउथ ईस्ट एशिया में सबसे फास्टेस्ट ट्रेन जो है वो कहाँ पर बनी है, इंडोनेशिया। उसका नाम क्या है, वूश। कितनी लंबाई है आपकी उसकी, 300, कितनी स्पीड रहेगी, 350 घंटे किलोमीटर प्रति घंटे की। जोड़ती किसको है, जकार्ता को जोड़ेगी, जो जावा की जो कैपिटल है वाडुंग शहर। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वाडुंग शहर जो थोड़ा सा टफ करना चाहे जनरली वो पूछ लेता है ना आपसे कैपिटल के बारे में, तो हो सकता है इस राजधानी के बारे में पूछ ले कि इसकी राजधानी क्या है। और इसमें आपका अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार वर्गीकृत किया है, राजधानी वाडुंग शहर को जोड़ता है। और ये सब कोई बात नहीं, कोई कहानी नहीं। आप इसमें देखिए इंडिया में भी है, वर्तमान में मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल MAHSR मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना भारत में स्वीकृत एकमात्र हाई स्पीड रेल योजना है, जिस पर एकमात्र है, जिस पर काम चल रहा है। और जो प्रस्तावित है, जो चिन्हित है जहां पे बनाई जा सकती है, वो है दिल्ली लखनऊ वाराणसी, वाराणसी पटना हावड़ा, दिल्ली जयपुर उदयपुर अहमदाबाद, दिल्ली चंडीगढ़ लुधियाना जालंधर अमृतसर, मुंबई नासिक नागपुर, मुंबई पुणे हैदराबाद, चेन्नई बेंगलुरु मैसूरू। ये ऐसा है जहां बनाई जा सकती है। फिलहाल जहां पर है, जो चल रहा है काम, वो है मुंबई अहमदाबाद। ठीक, अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, शरीर एवं स्वास्थ्य विषयक वैज्ञानिक गतिविधियां। अब जो है ना, यहाँ मैं इस वाले पोर्शन को पहले आपको बताऊंगा जो इस किताब में लिखा है, जैसे इसमें लिखा है उस हिसाब से चलूंगा। फिर मैंने इसको पूरा समराइज किया है लास्ट में, फिर मैं आपको वो बताऊंगा। तो अभी बस आप इसको जो है ना, इस चीज को सुनिएगा आराम से, और जो नोट्स आपको बनाने हैं इसको भी देखिएगा। लेकिन मैं अपनी साइड से कह रहा हूं, अभी नोट्स थोड़ी देर बाद बनाइएगा। अभी बस देखिए, नोट्स के लिए लास्ट में एक पेज है, इस पूरे पेज पे ये सारी इंफॉर्मेशन है। MVABN बेसिकली यहाँ जो है ना कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ वैक्सीन के बारे में जो भी हाल फिलहाल डेवलप हुई है। MVABN एक वैक्सीन है, किसके लिए, एमपॉक्स का पहला टीका है। एमपॉक्स यानी इसका पहला नाम था मंकी पॉक्स, और इसको फिर ऐसा हुआ, ये माना गया WHO के द्वारा कि ये मंकी के खिलाफ एक नेगेटिव नैरेटिव क्रिएट करेगा। हो सकता है आदमी मंकी से, बंदरों से डरने लगे ज़्यादा, हो सकता है उन्हें मारना स्टार्ट करे, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए मंकी पॉक्स हटाकर इसका नाम रखा गया एमपॉक्स। जिस तरह से, जैसे कि कुछ टाइम पहले डिबेट थी, जैसे आपने देखा जर्मन मीजल्स, तो सबसे पहले जर्मनी में थे। उसी तरह से जैसे कोरोना वायरस के ऊपर बात थी, तो ये था, कुछ लोगों ने कहा भी था कि जैसे चाइना में ओरिजिन है, इसका नाम रखा जाए चाइना वायरस। लेकिन आज के टाइम में कहते हैं ना भाई, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यहाँ तो मामला लाठी वाला नहीं था, यहाँ तो WHO की तरफ से था, लेकिन चाइना ने कह दिया ये नाम नहीं होगा। अल्टीमेटली WHO ने उस चीज़ को नहीं माना और उसका नाम कोरोना वायरस या कोविड-19 रखा गया, चाइना वायरस नहीं रखा गया। तो ये MVABN एमपॉक्स पहला टीका है। WHO ने वयस्कों में एमपॉक्स से निपटने के लिए पहले टीके के प्रयोग को मंजूरी प्रदान की। अब ये कहानी है कि कहाँ कहाँ ये बनाया किसने है, बावारियन नॉर्डिक AS नामक कंपनी है जिसने इसको बनाया है, और WHO ने इसके प्री क्वालिफिकेशन लिस्ट, पूर्व योग्यता सूची में शामिल किया गया। अब इसके टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। कंपनी का नाम ये बता दिया,
अब एक MVA-BN एमपॉक्स का पहला ऐसा गैर प्राकृतिक नॉन रिफ्लेक्टिंग टीका है जिसे अमेरिका, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, कनाडा, यूरोपीय, ये सिर्फ इसने एक चीज बताई है, कहानी बताई है कि वहां वहां भी है। इतना ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्वेश्चन है एमपॉक्स वैक्सीन हो सकता है टफ बनाने के लिए किस कंपनी ने बनाया और उसको परमिशन है या नहीं है, जैसा WHO का क्या स्टेटस है। मूलतः यह टीके, इस टीके को अमेरिकी सरकार के सहयोग से चेचक के टीके यानी कि स्मॉल पॉक्स के रूप में विकसित किया गया था। स्मॉल पॉक्स वाला ही यहाँ पर यूज किया जा रहा है। इसमें 2 डोज हैं। 18 साल से बड़े बच्चों को, लड़कों को दिया जाएगा, वयस्कों को दिया जाएगा। 2 डोज हैं और उसने बताया कि पहली डोज के बाद 76% और दूसरी डोज के बाद 82% अनुमानित है कि इससे बीमारी का असर नहीं होगा। उल्लेखनीय है कि 14 अगस्त 2024 को WHO के महानिदेशक द्वारा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और अन्य देशों में एमपॉक्स के बढ़ते प्रकोप को, अब बेसिकली ये जो नीचे चीज है वो है एमपॉक्स की बीमारी बढ़ी। अब होता क्या है ना, कोई बीमारी जब लोकल लेवल पे होती है उसे बोलते हैं एंडेमिक, जब बड़े लेवल पे हो जाती है उसे बोलते हैं पेंडेमिक। तो जब उस पेंडेमिक को डिक्लेयर कौन करता है? WHO डिक्लेयर करता है। तो WHO ने पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न इसको डिक्लेयर किया था 2024 में। क्या ये पहली बार डिक्लेयर हुआ था? नहीं, बिल्कुल गलत। ये 2022 में भी पहले हो चुका है। एमपॉक्स को वर्ल्ड कंसर्न जो है यानी कि इमरजेंसी, हेल्थ इमरजेंसी जिसे आप कहिए शॉर्ट फॉर्म में, और बड़े फॉर्म में क्या है? पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। इट वाज डिक्लेयर्ड इन 2024 बट सेकेंड टाइम, क्योंकि 2022 में भी इसको डिक्लेयर किया गया था। और डिक्लेयर कौन करता है? आपका WHO। अब थोड़ा सा हम एमपॉक्स के बारे में देख लेते हैं, जिसका पुराना नाम था मंकी पॉक्स। ये एक जूनोटिक डिजीज है। जूनोटिक डिजीज वो है जो जानवरों से इंसानों में हो सकती है, या जो जानवरों से इंसानों में ट्रांसफर हो सकती है, वो उसे बोलते हैं जूनोटिक डिजीज, अर्थात ऐसा रोग जो पशुओं से मनुष्यों में प्रसारित होता है। हालांकि ये रोग एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी फैल सकता है, जानवर से इंसान में और इंसान से इंसान में। तो ये इसकी कहानी है जूनोटिक। और मंकी पॉक्स जो है पॉक्स वायरेडिये परिवार में ऑर्थोपॉक्सी वायरस प्रजाति का सदस्य है। इतना ज़्यादा नहीं देखना है आपको। और सबसे पहले सर्वप्रथम इस रोग की पहचान 1958 में शोध के उद्देश्य के साथ रखे गए बंदरों की आबादी में हुई थी, इसलिए इस रोग को मंकी पॉक्स का नाम दिया गया था। ऑब्वियसली पहली बार किसी बंदर में ये पाई गई थी और इस बेस पे इसका नाम ये हुआ। जूनोटिक डिजीज है, ये याद रखना है। और वर्ल्ड हेल्थ इमरजेंसी इसको डिक्लेयर किया गया। कोपेनहेगन डेनमार्क स्थित स्टेटेंस सीरम इंस्टीट्यूट में बंदरों पर हुए शोध में इस रोग की सर्वप्रथम पहचान हुई थी। मनुष्यों में एमपॉक्स का पहला मामला 1970 में कोंगो में हुआ था और 2022 में मंकी पॉक्स है एमपॉक्स। वो नहीं कि सबसे पहले कहाँ हुआ, कहाँ रिसर्च में पाया गया, उतना ज़्यादा नहीं, बंदरों में पाया गया, इसलिए मंकी पॉक्स। 2022 में नाम चेंज कर दिया मंकी पॉक्स टू एमपॉक्स। 2022 में इंटरनेशनल लेवल पे इसको हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया था, दोबारा से 2024 में डिक्लेयर किया गया। इसके लिए वैक्सीन है, वैक्सीन का नाम है MVA-BN। एमपॉक्स के लिए पहला टीका है और इसको बनाया किसने है? बवारियन नॉर्डिक AS नामक कंपनी ने। दूसरा है हिलकॉल। हिलकॉल जो है हैजा का एक नया टीका है। हैजा के लिए हिलकॉल एक नया टीका है और इसको जो है सिंगल स्ट्रेन ओरल हैजा टीका, ओरल कोलेरा वैक्सीन, हिलमैन लैबोरेटरीज द्वारा इसको दिया गया। 2 इसमें खुराकें होंगी। OCV ओरल मतलब मुंह से खाने वाला प्रतिवर्ष 100 मिलियन। यह टीका वर्ष 2000 तक हैजा से संबंधित मौतों को 90% कम करने के लिए ग्लोबल टास्क फोर्स ऑन कोलेरा कंट्रोल के लक्ष्य में महत्वपूर्ण योगदान देगा। ये क्या हो गया आपका? हिलकॉल। और उसी तरह से यूविकॉल 5 टीका। यूविकॉल जो है या यूविकॉल S5 नहीं, एक S था पहला और आपका इसका नाम 5। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हैजा के एक और नए ओरल टीके को अपनी पूर्ण योग्यता सूची में शामिल किया है। इस टीके का नाम है यूविकॉल S। यह एक निष्क्रिय ओरल टीका है और बेसिकली फिर इसके यही सब कहानी
आप जो है ना बस ये चीज ये देखिए, वाइब्रा कोलेरा नामक जीवाणु से दूषित भोजन। अब ये जो है ना, जो हैजा है वो होता है कोलेरा, जो वाइब्रल कोरेल जो जीवाणु है उसकी वजह से होता है, चाहे तो गंदा खाना हो, दूषित खाना हो या दूषित पानी हो, उसकी वजह से ये फैलता है। उल्लेखनीय है कि हैजा एक अत्यंत गंभीर अतिसारीय संक्रमण डायहरल इन्फेक्शन है। और ये है आपकी R21 मैट्रिक्स एम, बेसिकली मलेरिया। मलेरिया एक पैरासाइटिक डिजीज, और मलेरिया के लिए वैक्सीन बहुत टाइम से रिसर्च चल रहा था। उसकी कुछ टाइम पहले एक वैक्सीन आई थी RTS/S/ATS, वो वाली वैक्सीन हम देखेंगे। उसके बाद दूसरी वैक्सीन है R21 मैट्रिक्स एम, और इसको 15 जुलाई 2024 को कोटे डी आयोर अपने नियमित टीकाकरण में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाल फिलहाल मलेरिया की जो नई वैक्सीन है उसको किस देश ने अपने टीकाकरण प्रोग्राम में ऐड किया है। तो वो है आपका कोटे डी आइवोर। कोटे डी आइवोर जो कंट्री है ये वो है, और ये देश दुनिया का पहला ऐसा देश बना है जो इस चीज को जिसने ऐड किया है। ज्ञातव्य है कि 2 अक्टूबर 2023 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बच्चों में मलेरिया की रोकथाम हेतु एक नए टीके वैक्सीन की सिफारिश की थी, और इस टीके का नाम है R21 मैट्रिक्स/M। यह मलेरिया का दूसरा ऐसा टीका है जिसकी सिफारिश की गई है। इससे पहले जो था, जो मैंने बताया 2021 में RTS/S मतलब S/AS01, व्यावसायिक नाम क्या है, मॉस्क्यूरिक्स। ये आपसे पूछा जा सकता है। ये जो इंपॉर्टेंट है ना, ऐसे चीजें निकलती हैं इंपॉर्टेंट, और आप कहोगे कि हमने तो पूरी मैगजीन पढ़ी थी, हमें तो कहीं भी ये नाम नहीं दिखा। भैया जब दिखेगा तो तब ना, जब ध्यान से पढ़ोगे। इतना देख लिया, ऐसे ही देख कर डर गए तो मॉस्क्यूरिक्स तो क्या याद रहेगा। तो RTS, S/AS01, उसका व्यावसायिक नाम जो है, कॉमर्शियल नेम है मैस्क्यूरिक्स। और इसको किसने प्रोड्यूस किया, ऑक्सफोर्ड जो विश्वविद्यालय है उसका जेनर इंस्टीट्यूट है, और हमारा जो इंडिया का है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो पुणे में है, आधार पूनावाला उसके मालिक हैं, तो उन्हों के द्वारा इसको बनाया गया। और यहाँ अब इसमें डेवलपिंग कंट्रीज ट्रायल ये सब चीज़ें नहीं, इस टीके के विकास में अमेरिकी जैव कंपनी नोवावैक्स इंक एडजुवेंट टेक्नोलॉजी को भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इतना ज़्यादा वो ऐसी चीज़ें नहीं पूछता कि किसकी भूमिका किसकी नहीं। इंडियन कंपनी का नाम होता तो ज़रूर वो इस चीज़ को कहता। इस टीके में नोवावैक्स, मैट्रिक्स, ओपियम, सोबवैक्स कंपाउंड ये नहीं, WHO टीके को पूर्ण योग्यता टीकों की सूची में शामिल किया है। अब ये चीज़ें हो गई। देखिए मलेरिया के लिए 2 वैक्सीन, एक R21 मैट्रिक्स/M, एक RTS A/S01 मॉस्क्यूरिक्स, 2 वैक्सीन हो गई। भारत में चांदीपुरा वायरस विषाणु का प्रकोप। अब जैसे आपने क्या है, एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम, चांदीपुरा जो है ना वो बेसिकली जगह की वजह से नाम दिया जाता है। और एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम जो है इसको आपने कुछ साल पहले इंडिया में भी सुना होगा। इंडिया में क्या, खास करके यूपी में, और यूपी में भी मेरे ख्याल से गोरखपुर जगह थी जहां इसके बहुत ज़्यादा केस हुए थे। इंसेफ्लाइटिस में होता क्या है, जो ब्रेन है, ब्रेन को एक मेम्ब्रेन ने कवर किया हुआ है, प्रोटेक्शन। इसी तरह से हमारी जो स्पाइनल कोड है उसको भी एक लेयर होती है जो उसको कवर करके रखती है। वहाँ लिक्विड होता है, उसको घर्षण मतलब उसको शॉक से बचाने के लिए, मतलब झटकों से बचाने के लिए। इसी तरह ब्रेन में इस मेम्ब्रेन में जब सूजन आ जाती है वो होती है इंसेफ्लाइटिस। ठीक है, दिमाग का बुखार या कुछ इस तरह से कहीं कहीं आपने कुछ सुना होगा। इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम चांदीपुरा विषाणु CHPV के संक्रमण की पुष्टि की गई। एंडेमिक है। एंडेमिक उस चीज को बोलते हैं जो लोकल लेवल पर हो, पेंडेमिक जो बड़े लेवल पर हो, जो ग्लोबल लेवल पर हो। सर्वाधिक प्रभावित गुजरात रहा। उल्लेखनीय है कि CHPV रhabdoviridे परिवार का सदस्य इस वायरस फैमिली का है, और यह विषाणु विशेष रूप से मानसून के मौसम के दौरान देश के पश्चिमी मध्य और दक्षिणी भागों में छिटपुट मामलों और प्रकोप का कारण बनता है। यह विषाणु मक्खियों
अब ये जो ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए सैंड फ्लाई, जो मक्खी जो है, मक्खियों, सैंड फ्लाई मच्छरों और किलनी यानी कि टिक्स जैसे रोगवाहकों द्वारा प्रसारित होता है। यह रोग अधिकतर 25 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रभावित करता है। ठीक, चांदीपुर वायरस। अब यहाँ हम देखते हैं, ये हमने देख लिया। क्यूडेंगा, क्यूडेंगा जो है वो आपकी, क्यूडेंगा जो है वो डेंगू की वैक्सीन है। डेंगू क्या है आपका, वायरल डिजीज है। मलेरिया क्या है, पैरासाइटिक है। ये भी 10 बार क्वेश्चन पूछ लेता है। क्यूडेंगा का ही दूसरा नाम है TAK-003। क्यूडेंगा WHO और इसका दूसरा WHO से लाइसेंस प्राप्त है। डेंगू का दूसरा टीका है डेंगवैक्सिया था। इससे पहले डेंगवैक्सिया क्या नाम था, डेनवैक्सिया। डेंगू के पहला क्या था, डेनवैक्सिया, और अब है क्यू डेंगा या फिर TAK-003। ये हो गया इस चीज को। देखो बात क्या है ना, लाइन बाय लाइन में यहाँ खड़ा होकर बता सकता हूँ आपको। अब जैसे ये जो चीज़ है ना, लाइव अटेन्यूएटेड ओरल, और फिर दूसरा, ये मैं एक जगह अभी आपको बहुत क्लियर कट चीज़ों से समझा दूंगा, बस ये चीज़ आप देख लीजिए। तो ये क्यूडेंगा है और इससे पहले क्या नाम था, डेंगवैक्सिया। डेंगवैक्सिया था पहला। डेंगवैक्सिया को CYD TDV के नाम से भी जाना जाता है। पुरानी है, दूसरा नाम है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखना चाहो देख सकते हो, याद करना चाहो बड़ी अच्छी बात है। फ्रांस की एक कंपनी है सनोफो पास्चर, इसने इसको डेवलप किया है। अब थोड़ी सी 2 लाइन डेंगू के बारे में। डेंगू जो है विषाणु जनित रोग है, यानी कि वायरल डिजीज है, जो मच्छरों द्वारा फैलाया जाता है। मच्छरों में भी फीमेल मच्छर और फीमेल एनोफिलीज एंडीज इजिप्टीज एडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से मनुष्य में प्रसारित होता है। मुख्य रूप से डेंगू वायरस के 4 प्रकार, जो अलग अलग होते हुए भी आपस में घनिष्ठ रूप से संबंधित है। अगर 1 मिनट का टाइम आप लोग दें तो पानी। डेंगू मैंने बता दिया। अब यहाँ पर डेंगू मैंने बता दिया, इसके साथ में डेंगी ऑल, डेंगू का स्वदेशी टीका है और इसका फेज 3 जो क्लिनिकल ट्रायल के शुभारंभ की घोषणा की गई है। यह घोषणा भारतीय इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और पेनेसिया बायोटेक कंपनी है, इन दोनों द्वारा इसकी घोषणा की गई है। इस ऐतिहासिक परीक्षणों के तहत भारत के स्वदेशी टेट्रावैलेंट डेंगू टीके, इंडिजिनियस टेट्रावैलेंट यानी कि 4 जो मतलब अलग अलग तरह के वेरिएंट के लिए वैक्सीन होगी, के प्रभावित का मूल्यांकन किया जाएगा। डेंगी ऑल, देखिए जैसे 4 वही है ना, अलग अलग उसके, तो मैक्सिमम वेरिएंट्स के अगेंस्ट काम करेगा। इसका नाम है डेंगी ऑल नामक इस स्वदेशी डेंगू टीके का विकास पेनेसिया बायोटेक द्वारा किया गया है। इस टीके के तीसरे चरण के नैदानिक परीक्षण मतलब ये कहानी है, उल्लेखनीय है कि भारत में डेंगू के विरुद्ध कोई एंटीवायरल उपचार या लाइसेंस प्राप्त टीका उपलब्ध नहीं है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ एग्जामिनर बहुत आसानी से कह सकता है इनमें से कौन सा टीका इंडियन है जो डेंगू के लिए अवेलेबल है। तो 1 नाम, 2 नाम, 3 नाम और तीसरा नन ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं। तो इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि उल्लेखनीय है कि भारत में डेंगू के विरुद्ध कोई एंटीवायरल उपचार या लाइसेंस प्राप्त टीका उपलब्ध नहीं है। ठीक, अब इसके आगे चलते हैं। मैन 5CV, अब ये भी क्या बोलते हैं, एक मैनिनजाइटिस जो है, मैनिनजाइटिस, और 5 जो अलग अलग वेरिएंट हैं उनका एक ही टीका है। और जो मैनिनजाइटिस डिजीज है वो मेनिंगोकोकल बैक्टीरिया की वजह से होती है। पहले तो देखिए, मैं अभी यहाँ पर रिपीट कर दूँ, मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ, एक छोटी सी गलती हुई है। छोटी सी क्या, मेरे लिए छोटी, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत बड़ी गलती है। जो मैंने जैपनीज इंसेफ्लाइटिस के टाइम में बोला था, एक्सप्लेन किया था कि ब्रेन के चारों तरफ एक लेयर या स्पाइनल कोड
वो आपका मेनिनजाइटिस में है, वो जापानीज इंसेफ्लाइटिस में नहीं, वो मेनिनजाइटिस में है। तो इसके लिए मेनिंगोकोकल बैक्टीरिया होता है, उसके अलग अलग वेरिएंट हैं, 5 अलग अलग। तो उन 5 के विरुद्ध ये टीका है मैन 5CV। और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ज्ञातव्य है कि मेनिनजाइटिस एक गंभीर संक्रमण है जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कोड को आच्छादित कवर और उसकी सुरक्षा करने वाली झिल्लियों मेम्ब्रेन में सूजन इन्फ्लामेशन का कारण बनती है। जो मैंने आपसे बताया था कि जिस तरह से ब्रेन की मेम्ब्रेन, स्पाइनल कोड की मेम्ब्रेन उसको जो कवर करके रखती है, उसमें जो सूजन आती है उस बीमारी को बोलते हैं ये, ना कि जैपनीज इंसेफ्लाइटिस। आई एम सॉरी फॉर दैट, मेरी गलती हुई वो। यह रोग जीवाणु, विषाणु, कवकों और परिजीवियों पैरासाइट की कई प्रजातियों के कारण हो सकता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखिएगा। अब है इसके नीचे ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट। अब देखिए हेपेटाइटिस क्या है। हिपाट जो है ना, लीवर को जो लैटिन लैंग्वेज में है वो मतलब एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन हेपेटाइटिस इसका मतलब है लीवर, लीवर से जुड़ी हुआ है आपका हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी। सी के लिए कोई वैक्सीन नहीं है, बी के लिए है, ए के लिए इंडिया ने कर लिया है। एक चीज सबसे खतरनाक सी है, और जो बी है वो माँ से बच्चे में जाता है। सी ब्लड टू ब्लड हो जाता है, मान लीजिए मेरा कट किसी और के कट, मेरा खून किसी और के, तो वो सी को ट्रांसफर कर देगा। और जो बी है वो माँ से बच्चे में हेरिडिटरी है। ठीक, जो हेपेटाइटिस सी है वो अल्टीमेटली कन्वर्ट हो सकता है, हो सकता नहीं होगा ही, हो सकता है सिरोसाइसिस, जो लीवर कैंसिस बोला जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, लीवर कैंसर। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी ये, अब यहाँ देख लेते हैं। अब देखिए ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट है, किसके द्वारा दी गई है, WHO के द्वारा। अब इस रिपोर्ट को एक्शन फॉर एक्सेस इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज के विषय पर ध्यान रखते हुए तैयार किया गया है। इसने बेसिकली बस बताया है कि 2022 में ये वाली लाइन अच्छी है, ये वाली लाइन अच्छी है। वर्ष 2022 में वायरल हेपेटाइटिस से लगभग 1.3 मिलियन लोगों यानी कि 13 लाख लोगों की मृत्यु हुई, जो तपेदिक टीबी से होने वाली मौतों की संख्या के लगभग बराबर है। वर्ष 2022 में कोविड-19 के बाद वायरल हेपेटाइटिस तथा तपेदिक विश्व में संचारी रोगी कम्युनिकेबल डिजीज से होने वाली मृत्यु का दूसरा सबसे बड़ा कारण था। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 स्टेटमेंट आपको इस लाइन में से याद रखने हैं। इसके अलावा फिर जो नीचे है, इसने बस वो बताया है कि अगर टॉप के ये जो 10 देश देखे जाएं, इसमें 2/3 यहाँ हैं, 50% यहाँ हैं, इतने प्रतिशत वहाँ हैं। तो ये इस तरह का क्वेश्चन जनरली नहीं है। एक जो मैं मतलब ये कहूँ, ये वाली लाइन है फिर भी काम की कुछ, ये वाली। बाकी देखिए ऐसा नहीं है जिसे मैं बोल रहा हूँ ये काम की नहीं है तो वो बिल्कुल ही छोड़ दो, देख उसे भी लेना एक बार। लेकिन जिसे मैं बोल रहा हूँ काम की है, उसे कई बार देखना है। कुछ कुल हेपेटाइटिस बी के संक्रमण के मामलों में चीन 31.5 के बाद भारत का दूसरा स्थान है। वैश्विक स्तर पर हेपेटाइटिस बी के कुल मामलों में भारत की हिस्सेदारी 11.7 है, यानी कि चाइना की कितनी है 31.5 और इंडिया की कितनी है 11.7। हेपेटाइटिस सी के संक्रमण के कुल मामलों में भारत का स्थान पाकिस्तान के बाद दूसरा है। तो चाहे हेपेटाइटिस बी हो चाहे हेपेटाइटिस सी हो, दोनों में इंडिया दूसरे नंबर पर है। हेपेटाइटिस बी में आपका चाइना ऊपर है और हेपेटाइटिस सी में आपका पाकिस्तान ऊपर है। यहाँ आप ऐसे याद रख सकते हो जैसे हेपेटाइटिस सी फॉर चाइना, ऐसा नहीं है। सी है पाकिस्तान में और बी है चाइना में, और इंडिया दोनों जगह दूसरे नंबर पर है। ये इंपॉर्टेंट डेटा है, ये थोड़ा सा आप याद, इंपॉर्टेंट भी है आसान भी है। ज्ञातव्य है कि अक्टूबर 2023 में मिस्र हेपेटाइटिस की संक्रमण को समाप्त करने की राह पर गोल्ड टीयर का दर्जा हासिल करने वाला विश्व का पहला देश बना है। अगर इस पूरी रिपोर्ट में मैं देखूं सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट, सबसे इम्पोर्टेंट तो वो है ये, सीधा ही क्वेश्चन होगा कि कौन से देश को, और मिस्र के बारे में आप सोच भी नहीं सकते। आप लगाएंगे
नॉर्वे के बारे में आप लगाओगे, ऑस्ट्रेलिया के बारे में हो सकता है, स्कॉटलैंड के बारे में हो सकता है, नीदरलैंड के बारे में। मिस्र के पास नहीं पहुंचोगे, आंसर वही है। तो मिस्र ऐसा, यानी कि इजिप्ट जो है वो पहला ऐसा देश है हेपेटाइटिस सी के रिगार्डिंग। भारत का पहला स्वदेशी हेपेटाइटिस ए का टीका जिसका नाम है हैवीश्योर। क्या नाम है? हैवीश्योर। इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड द्वारा भारत का पहला पूर्ण रूप से स्वदेशी हेपेटाइटिस ए का टीका लॉन्च किया है। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है, पूर्ण, पूरा इंडियन, पूर्ण स्वदेशी, और पहला टीका है हेपेटाइटिस ए का, हैवीश्योर नाम है, और इसको इस तरह से इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। ये बस यहाँ पर काम की चीज़ है। इसके अब आगे बढ़ते हैं। WHO द्वारा सारा का अनावरण, मतलब 2 अप्रैल 2024 को विश्व WHO द्वारा AI संचालित डिजिटल स्वास्थ्य प्रमोटर सारा का अनावरण किया गया। अब जो सारा है, सारा बेसिकली है क्या, पहले तो सारा को देख लेते हैं। स्मार्ट AI रिसोर्स असिस्टेंट फॉर हेल्थ। भाई देखिए AI हेल्प करेगी आपकी हेल्थ को मैनेज करने में, ये सारा का काम है। AI सारा, स्मार्ट AI रिसर्च असिस्टेंट फॉर हेल्थ। अब देख लेते हैं कैसे। लोगों के स्वस्थ जीवन जीने में मदद करने के लिए जनरेटिव AI का उपयोग करती है। जनरेटिव, जैसे आप लोगों ने चैट GPT देखा होगा, वो आंसर जनरेट करके देता है, जनरेटिव इसी टाइप से है। इसे लोगों को उनके स्वास्थ्य एवं कल्याण की मात्रा को इष्टतम बनाने में मदद करने के लिए मुख्य स्वास्थ्य विषयों जैसे कि स्वास्थ्य आदतें, मानसिक स्वास्थ्य आदि पर जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। सारा कैंसर, हृदय रोग, फेफड़ों की बीमारी और मधुमेह सहित कुछ प्रमुख वैश्विक खतरों का बेहतर समझ विकसित करने में सहायक व सक्षम है। सारा एक डिजिटल स्वास्थ्य प्रमोटर है, ये बस लाइन याद रखनी है। सारा AI बेस्ड एक डिजिटल स्वास्थ्य प्रमोटर है जो वीडियो या टेक्स्ट के माध्यम से 8 भाषाओं में 24/7 अवेलेबल है। इससे आप पूछ लेंगे मुझे ऐसा हो रहा है, ऐसी दिक्कत है, ये सिम्टम है, बता देगी एनालाइज करके कि आपको ये चीज़ हो सकती है। तो ये इस तरह से है। इंडिया टीबी रिपोर्ट, इंडिया टीबी रिपोर्ट, जब ऑब्वियसली इंडिया टीबी रिपोर्ट है तो इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही लॉन्च किया होगा। स्वास्थ्य मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसको लॉन्च किया। ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियल डिजीज है। भारत में टीबी के मामलों की दर 2015 में 237 प्रति लाख जनसंख्या से घटकर 199 प्रति जनसंख्या हो गई, जबकि मृत्यु दर 28 से घटकर 23। ये बेसिकली एक डेटा है, और इस डेटा को आप थोड़ा याद रख लें तो ज़्यादा बेहतर है। एक 237 से घटकर जो संक्रमण है उसकी दर 237 से घटकर 199, और मृत्यु की दर 28 से घटकर 23 ये हो गई है। केंद्र सरकार ने भारत में टीबी के उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक योजना, नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन, ये था कि हमें 2025 तक हम टीबी को ख़त्म कर देंगे, जिसका उद्देश्य भारत टीबी को ख़त्म करने का है 2025 तक। और यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हैं उसके, अर्थात बेसिकली यूनाइटेड नेशन का या WHO का तो गोल है 2030, हमारा है 2025। हमने उनसे 5 साल पहले का रखा था। भारत संयुक्त UNDG के एक हस्तांतरित के रूप में वर्ष 2030 की SDG समय सीमा से 5 साल पहले अर्थात 2025 तक एंड टीबी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। यानी कि यूनाइटेड नेशन का गोल है 2030, हमारा गोल है 2025, उससे 5 साल पहले। और हमने यहाँ भी प्रूव किया है कि जैसे हमारी संक्रमण का दर और उससे मृत्यु की दर भी कम हुई है। अब WHO द्वारा कोविनेट का अनावरण। WHO जो है, WHO द्वारा SARS-CoV-2 मर्स-कोव के उभरते कोरोना विषाणुओं की निगरानी हेतु एक बेसिकली एक नेटवर्क बनाया है जिसका नाम है कोविनेट, पे बेहतर मॉनिटरिंग के लिए कि कोई नया वायरस, कोई नया इस तरह से और उसका स्प्रेड ना हो जाए, उसको लोकल लेवल पे ही कंटेन किया जाए। कोई नया वायरस, नया वेरिएंट कहीं होता है, उसकी बेहतर इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए ताकि जल्द से जल्द प्रिपरेशन की जा सके। उसी की यहाँ पर कहानी है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कोविनेट जो है कोरोना विषाणु हेतु एक वैश्विक नेटवर्क है। वैश्विक प्रयोगशालाओं का यह नेटवर्क मानव, पशु और पर्यावरणीय कोरोना विषाणुओं की निगरानी में विशेषज्ञ रखता है। कोविनेट का
तो कोविनेट का पूर्ण रूप है WHO कोरोना वायरस नेटवर्क। ज्ञातव्य है कि कोविनेट में सभी 6 WHO क्षेत्र रीजन्स के में स्थित 21 देशों और 36 प्रयोगशालाएं शामिल हैं, जिसमें 3 भारतीय प्रयोगशालाएं भी शामिल हैं। यह मैंने देखा था, जो 3 भारतीय हैं वो ट्रांसनेशनल स्वास्थ्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान ICMR एंड CSIR ये है। और यहाँ बेसिकली किस लिए, SARS-CoV-2 जो कि कोरोना वायरस का ऑफिशियल नेम था, SARS-CoV-2 संदर्भ प्रयोगशाला नेटवर्क द्वारा रखी गई नींव पर आधारित है, जिसे जनवरी 2020 में महामारी के प्रारंभिक चरणों के दौरान स्थापित किया गया था। ग्लोबल देखिए, कोविनेट ग्लोबल सर्विलांस और रिस्पॉन्स कैपेबिलिटीज के लिए है। जैसे मैंने आपको बताया, कोटे आइडियोर ऐसा है जिसने मलेरिया को वैक्सीन को उसमें ऐड किया है। मिस्र ऐसा है जिसने हेपेटाइटिस सी, और यहाँ पर कैप वर्डे वो है जो मलेरिया मुक्त हो गया है। 2024 में WHO द्वारा कैप वर्डे को मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया गया। अब तक कुल 43 देशों एवं एक क्षेत्र को मलेरिया मुक्त के रूप में प्रमाणित किया जा चुका है। कैप वर्डे लेटेस्ट कंट्री है, ऐसा नहीं कि पहली कंट्री है, इससे पहले भी 43 यानी कि टोटल 43 कंट्री और एक क्षेत्र जो है वो बेसिकली वो भी मैंने यहाँ देखा था, क्या नाम है, मलेरिया मुक्त प्रमाणित इतना क्षेत्र जो है, इससे पूर्व मॉरिशस अल्जीरिया को इस क्षेत्र में मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया गया था। ज्ञातव्य कैप तो ये चीज़ आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2023 और भारत WHO द्वारा विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2023 को जारी किया गया। इसमें वैश्विक स्तर पर 249 मिलियन मलेरिया के मामले दर्ज किए गए, जिसके वैश्विक स्तर पर लगभग 6,08,000 लोगों की मृत्यु हुई। और दक्षिण पूर्व एशिया में मलेरिया के कुल मामलों में भारत 66% मामलों के लिए जिम्मेदार है। लगभग 66% मामलों के लिए इंडिया जिम्मेदार है। विश्व तपेदिक रिपोर्ट, अभी हमने इंडिया रिपोर्ट पढ़ी थी, अब ये ग्लोबल है। इंडिया रिपोर्ट में बताया गया था किस तरह से इन्फेक्शन कम हो रहा है, किस तरह से डेथ कम हो रही है, और हमारा टारगेट है 2025 बनिस्बत 2030 जो कि यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का टारगेट है। ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट, और इसके तहत क्या है, इसको हम थोड़ा सा ज़रा देख लेते हैं। इसके तहत बताया गया कि रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस बीमारी के बाद विश्व में एक संक्रमण कारक से होने वाली मृत्यु के मामले में टीबी दूसरा प्रमुख कारण है। पहले नंबर पे तो जो एक उससे बीमारी हुई वो था आपका कोरोना वायरस, दूसरे नंबर पे क्या है, टीबी। टीबी एक बैक्टीरियल डिजीज है। वर्ष 2022 में विश्व स्तर पर टीबी से ग्रसित हुए लोगों की संख्या इतनी रही, जो कि इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। और जो मौत हुई है, जो लोगों से मरे हैं 1.3 मिलियन यानी कि 13 लाख लोगों की इससे मृत्यु हुई है। पूरे विश्व में टीबी के 2/3 मामले 8 देशों में हैं। भारत में कितने हैं, 27%। इसीलिए इंडिया को कहा जाता है वर्ल्ड कैपिटल ऑफ टीबी। वर्ल्ड कैपिटल ऑफ टीबी भी इंडिया को कहा जाता है, जहां 27% मामले हैं किसके, आपके टीबी के। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी में हम दूसरे नंबर पर हैं। हेपेटाइटिस बी में नंबर 1 है चाइना, हेपेटाइटिस सी में नंबर 1 है आपका पाकिस्तान। ठीक, अब ये कि इसके इतने हैं उसके उतने हैं, बाकी का नहीं, इंडिया का याद रखिए। 2023 को तपेदिक पर संयुक्त राष्ट्र की दूसरी उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। ज्ञातव्य है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा तपेदिक पर पहली उच्च स्तरीय बैठक आयोजित 2018 में की गई, और इसका लक्ष्य 2027 तक टीबी उपचार कवरेज का लक्ष्य 90% निर्धारित किया गया है। जैसे अगर आप इंडिया का भी टारगेट देखोगे ना, नेशनल हेल्थ पॉलिसी के हिसाब से 90% लोगों को आइडेंटिफाई करना, 90% लोगों को जो आइडेंटिफाई किया उन तक ट्रीटमेंट पहुंचाना, और उनमें से 90% लोगों को ये कि भाई आपको रिकवर करा देना। तो ये टारगेट इसी तरह से एड्स के भी लिए है। तो ये आपका हो गया, अर्थात 5 वर्षों में की अवधि 2023 से 27 में वैश्विक रूप में 45 मिलियन लोगों को इसके तहत आच्छादित किया जाएगा, जिसमें 4.5 मिलियन बच्चे शामिल होंगे। ये मैं आपको पहले बता चुका, 27% दुनिया में सबसे ज़्यादा, इसीलिए इंडिया को वर्ल्ड कैपिटल भी बोलते हैं। और हमारे प्रेसिडेंट द्वारा प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया गया हमारी प्रेसिडेंट के द्वारा, और भारत सरकार का 2025 तक, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। और आपका जो वैश्विक लक्ष्य है, ग्लोबल एम है, वो है 2030 तक, हम उससे 5 साल पहले ही ख़त्म
कर देंगे। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत निक्षय मित्र पहल के माध्यम से टीबी मरीजों को गोद लिया जाता है, जिससे उनकी देखभाल और इलाज में सहायता हो सके। निक्षय पोर्टल है, और नी मीन्स एंड और शे मीन्स टीबी। नी यानी कि टीबी को ख़त्म करना है। बेसिकली है क्या कि टीबी के बारे में भी बहुत गलत मतलब, या टीबी के बारे में तो अवधारणा नहीं, टीबी तो था ही, भाई कम्युनिकेबल है, लेकिन ऐसा हो जाता था, टीबी हुई छुआछूत। और पहले एक और दिक्कत थी टीबी के साथ कि भैया कुछ भी हुआ, दवाई खिलाई, दवाई पूरी नहीं खाई, बैक्टीरिया पूरा मरा नहीं, तो वो दोबारा से रेप्लिकेट हो जाता था। तो वो बैक्टीरिया जो लोकल लेवल पर दवाई अवेलेबल थी फर्स्ट लेवल पर, उसके लिए वो रेसिस्टेंट डेवलपमेंट कर लेता था। तो क्या हुआ कि दवाई ही फेल होने लगी इसके लिए। तो एक तो होता है नॉर्मल, फिर एक होता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, और एक होता है टोटल ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। जो टोटल ड्रग रेजिस्टेंस है उसमें तो मौत कन्फर्म है, जो मल्टी वाले हैं उसमें अच्छे खासे चांस है, और जो नॉर्मल है उसमें बचने के बहुत ज़्यादा चांस है। इसलिए जब भी टीबी का कोई खतरा हो तो सीधे जाइए, आपका डॉट सेंटर पर जाइए, टेस्ट कराइए, दवाई खाइए, अपना जो भी निर्धारित समय बताया है आपके इलाज का, उस इलाज को पूरा कीजिए, और ठीक होकर अपने घर वालों के साथ रहिए। भारतीय पोल्ट्री एवं क्षेत्र एवियन इन्फ्लुएंजा से मुक्त। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ WOAH द्वारा भारतीय पोल्ट्री क्षेत्र की अत्यधिक रोगजनक एवियन इन्फ्लुएंजा HPAI से मुक्त होने की भारत की स्वयं घोषणा को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। और वर्ल्ड अंडा डे, वर्ल्ड एग डे, भारत विश्व द्वारा स्वास्थ्य संगठन द्वारा यह मंजूरी विश्व एग डे के अवसर पर दी गई। अब आपको देखना है कि विश्व एग डे होता कब है, विश्व एग डे होता कब है ये आपको देखना है। और एवियन इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू, एवियन पक्षी इन्फ्लुएंजा फ्लू प्रकार एक विषाणु के संक्रमण से होने वाली बीमारियों को संदर्भित करता है। अब यहाँ क्या है, और इन्वायरमेंट, तो देखिए इन्वायरमेंट वाली न्यूज़, अभी टाइम कितना हो गया मैं एक बार टाइम देख लेता हूँ, 51। इन्वायरमेंट वाली न्यूज़ में एक बार देखता हूँ कितना कितना कितना। नहीं भाई देखिए, इन्वायरमेंट भी ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में करें। अब जब टाइम है तो देखिए धीरे से पढ़ें, धीरे से भी नहीं, चीज़ों को समझते हुए पढ़ें। तो इन्वायरमेंट में अगली क्लास में करूँगा, लेकिन जैसा मैंने आपसे बताया था वैक्सीन के लिए मैंने एक जगह पर कंपाइल किया है। ये वो फ़ोटो है जिसका आप फ़ोटो ले सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो। माफ़ी चाहता हूँ सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में लिखा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप समझ ना सकें। जो पहला है MVABN वैक्सीन, जो है MVABN वैक्सीन, ये किसके लिए है? मंकी पॉक्स यानी कि एमपॉक्स के लिए है। पहले उसका नाम मंकी पॉक्स था, फिर उसका नाम रखा गया एम पॉक्स। ये होता है वायरस की वजह से। और ये MVABN जो वैक्सीन है इसको डेवलप किया गया था बवारियन नॉर्डिक AS जो कंपनी है उसके द्वारा। इसमें 2 डोजेस दिए जाते हैं 18 साल से बड़े लोगों के लिए। पहली डोज आपको लगभग 76%, दूसरी डोज में आपका 82% बीमारी के चांस ख़त्म हो जाते हैं। और इसको जो है एमपॉक्स को ग्लोबल लेवल पर मेडिकल इमरजेंसी भी डिक्लेयर किया गया, पहले 2022 में और हाल फिलहाल 2024 में। ये था आपका MVABN। एक है हिलकोल वैक्सीन। हिलकोल वैक्सीन है कोलरा के लिए, कोलरा यानी कि हैजा, और उसके लिए इसको डेवलप किया भारत बायोटेक जो हैदराबाद में है। इसको जो कारक है वो है विब्रियो कोलरा, जो मतलब जिसकी वजह से होता है। और ये बैक्टीरिया है कंटेमिनेटेड फूड यानी कि आपका दूषित खाना और पानी की वजह से ये होता है। और जो वैक्सीन है, वैक्सीन का नाम है हिलकोल। और OCV ओरल कोलरा वैक्सीन यानी कि मुंह के द्वारा इसे खाया जाता है, कुछ इंजेक्शन के द्वारा होती है। ये हो गया आपका इसके लिए। अब मलेरिया, मलेरिया के लिए एक वैक्सीन है R21 मैट्रिक्स M, और एक है RTS-S RTS-S/AS01। उसका जो कॉमर्शियल नेम है वो है मॉस्क्यूरिक्स। और ये जो है पैरासाइट की वजह से होती है, जिसके 5 वेरिएंट हैं जो बहुत ज़्यादा बीमारी करते हैं। वो है प्लाज्मोडियम फाल्सिपोरम एंड प्लाज्मोडियम विविक्स। ये सबसे ज़्यादा रिस्क पोज करते हैं मलेरिया। और इसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के और प्लस सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, R21 को किया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो पुणे। RTS को जो किया है वो किया है पाथ मलेरिया वैक्सीन का इनिशिएटिव है उसके द्वारा।
अब इसके आगे हम देखें जो डेंगू के लिए है क्यूडेंगा या TAK-003, ये है आपकी डेंगू के लिए। डेंगू एक वायरस डिजीज है और डेंगू के लिए सिर्फ डेंगू क्यूडेगा TAK-003, एक है डेंगवैक्सिया और एक है डेंगियोल। तो ये आपका 3 वैक्सीन है डेंगू के लिए, क्यूडेंगा, डेंगवैक्सिया, डेंगियोल। ठीक, डेंगियोल जो है वो सारे जो वेरिएंट हैं उनके लिए है। और क्यूडेंगा को बनाया है टेकेंडा फार्मास्यूटिकल कंपनी जो जापान की है। डेंगवैक्सिया को बनाया है सनोफी पास्टर जो फ्रांस की है। डेंगियाल को बनाया है पेनासिया बायोटेक ने। अगली वैक्सीन है मैन 5CV मेनिंगोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, जिसको बनाया है मेनिंगोकोकल बैक्टीरिया की वजह से होती है। बनाया किसने है? पाथ कंपनी है प्लस सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। और मेनिंजाइटिस इज एन इन्फेक्शन जिसमें क्या है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे सूजन आ जाती है, वो है ये। और उसके बाद फिर मैंने एक बताया हेपेटाइटिस के लिए एक वैक्सीन है, उसका नाम है हैविश्योर। वो भी हेपेटाइटिस भी क्या है, वायरस की वजह से। और इसको इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड, ये इंडियन इम्यूनोलॉजिकल जो लिमिटेड है ये होली ओन्ड सब्सिडरी है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की। ये यहाँ पर लिखा हुआ है। हेपेटाइटिस बी के बारे में मैंने लिखा है मदर टू चाइल्ड होता है और इसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है। हेपेटाइटिस सी जो है ब्लड टू ब्लड, एक कट दूध कट यानी कि इंजेक्शन या इसके द्वारा, और इसके लिए वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। ये बहुत छोटा सा है, लेकिन जितनी भी मैंने वैक्सीन आज सारी आपको बताई है उस सब का सार यहाँ पर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। आप लोग इसे देखिए, और कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कुछ कम लोग देख रहे हैं तो ज़्यादा लोग देखिए, और अच्छा लगे तो दूसरों को भी बताइए। कमेंट कीजिए, कुछ कमी हो तो कमेंट कीजिए, कुछ पूछना है तो भी कमेंट कीजिए। मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ, तो आप लोग बताइए, कीजिए। और अगली वीडियो के लिए धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर, बाय।